जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपका टेट के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सवाल है वो है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। सतही दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद किसमें पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी में। तो देखिए, व्यक्तिगत भेद जो पाए जाते हैं ये आपका पाया जाता है तीनों में, यानी ये सभी में, बुद्धि स्तर में भी, अभिवृत्ति में भी और गतिवाही योग्यता में भी आपका ये व्यक्तिगत भेद पाया जाता है, ठीक है। चलिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, प्रैक्टिस सेट आपको बहुत आगे ले जाएगा, इससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसलिए प्रैक्टिस सेट को जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करें। मैं सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को रोज आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो देखिए, इसका आंसर होगा चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। समस्या अगर आपके पास है तभी आप उसके बारे में चिंतन कीजिएगा, अगर समस्या नहीं है तो आप चिंतन नहीं कीजिएगा, बेफिक्र रहिएगा। अगला कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। किसने विकसित किया? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो देखिए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था आपका टर्मन ने, ठीक है। किसने किया था? टर्मन ने। टर्मन ने आईक्यू का सूत्र दिया था। आईक्यू का सूत्र क्या होता है? आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु, ठीक है। मैं ऊपर लिख के दिखाता हूं हमको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। चलिए, अगला है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में, ठीक है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। जल्दी बताइए, अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल को एक बार और देख लीजिए कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। उपलब्धि, उपलब्धि याद रखिएगा। चलिए, अगला, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण, तो स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। फिर सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये पिछड़ापन का कारण है। आगे, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेटस ने, ठीक है। अगला, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अल्फ्रेड बी ने, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड और थर्स्टन ने। तो इसका आंसर होगा स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं रक्षात्मक आंतरिकता, ठीक है। आगे देखिए, मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, जिनका बुद्धि लब्धि 70 से कम है वो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रहेगा, ठीक है। आगे, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन से बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चों में।
आगे निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा मानक। क्या हो जाएगा? मानक। ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? तो ये होता है आपका आश्रित चर। ठीक है, आश्रित चर। चलिए, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु सप्ताह कार्य कितने घंटे होते हैं? यानी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे काम करेंगे? तो इसका आंसर होगा 45 घंटे। चलिए, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 किस पर बल देता है? ऑप्शन है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, करके सीखने पर। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं है। आगे क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाना, ये सही है। समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये सही है। लेकिन उपभोक्ता है अनुसंधान करता है, ये गलत है। ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो देखिए ये कहा था आपका ऑप्शन बी, रॉस ने। चलिए आगे है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पर? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी आयु पर होता है? तो ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु पर। आगे देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था होगी? ऑप्शन है शैशव, उत्तर बालकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखिए शैशव में तो नहीं होगा, लेकिन उत्तर बालकाल हो जाएगा। उत्तर बालकाल में बच्चे जो है उनको घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। अगला अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो देखिए इसको कहते हैं आपका ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके अनुसार नए कौशल यानी स्किल्स को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व उपस्थित होते हैं जो पहले सीखे गए स्किल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, पर अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है। आगे डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। कौन सी अवस्था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 तथा 4 वर्ष तक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत? तो देखिए संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है आपका, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूल। ठीक है। आगे निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? तो आंसर होगा रुचि। ठीक है। आगे अभिप्रेरणा वर्णित होती है, किस पर वर्णित होती है? तो ऑप्शन बी, भावात्मक जागृति। तो आगे चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू क्या है? चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है, कौन सा पहलू है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
ज्ञानात्मक। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।